हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जो ये स्पेशल सेशन है हमारा एफसीआई एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को। ये सेशन स्पेशल सेशन तो एफसीआई के लिए है, बट ये सारे ही एग्ज़ाम जितने फूड से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जहाँ पे भी फूड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, वहाँ के सारे के लिए ही आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो जो एफसीआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो इस जो सेशन है उसको तो ज़रूर से देखें, जो नहीं भी दे रहे हैं वो भी देखें, क्योंकि ये सबके लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इस जो है ये सेशन को आप पूरा देखें, और इसमें हमने पीएफए को बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, तो इस वीडियो को मिस ना करें। उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो है एफसीआई के लिए हमारा जो है स्पेशल कोर्स है, जो एफसीआई एजीएम टेक्निकल के लिए है। तो इसमें जो कोर्स का प्राइस है वो है आपका सिर्फ 999 का। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जो सिलेबस बेस्ड होंगे, ठीक है। उसके अलावा उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड जो है और जितने भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है उनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर और प्लस पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर भी आए हैं वो भी आपको इसमें मिलने वाले हैं, सिर्फ कितने में, आपको 399 में। तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है जिससे आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा इसके बारे में डिटेल्स नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज के हमारे सेशन में जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो यहीं से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ अ पीएफए। बेसिकली पीएफए है क्या, हमने इतना सब कुछ सुन लिया जान लिया, लेकिन पीएफए है क्या। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये दिमाग में आती है कि जब ये एफएसएसए एक्ट आ गया हमारा, जो अभी एफएसएसआई जिसको हम जानते हैं, जब सारी रेगुलेटरी बॉडी जितना भी फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अब वो उसको रेगुलेट करती है, देन हम फिर क्यों पीएफए को हम क्यों पढ़ते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम प्रेजेंट में हैं तो उसके पहले हमको हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हम उससे सीखते हैं कि हम प्रेजेंट में क्या गलतियां ना करें, इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जब हम इसके बारे में डिटेल्स में सेक्शन इसके सारे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल रिलेवेंट मिलेंगी जो हमारे एफएसएस एक्ट में भी हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो है नॉलेज बढ़ेगा कि पहले हम क्या क्या चीज़ें थी, अभी क्या क्या सुधार हुआ है, या फिर पहले की भी हो सकता है बहुत सी चीज़ें अच्छी रही हो जो हम आगे उसको कर सकते हैं। तो हिस्ट्री जो है वो हमेशा यूज़फुल रहती है हमको, अगर प्रेजेंट में कुछ अच्छा करना है तो। और ये तो हो गई वो बात, बट पीएफए हमें इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि ये हमारे एफसीआई एग्ज़ाम के सिलेबस में भी है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, चाहे हमारा वो नेट का एग्ज़ाम हो गया, कि एमएससी इंट्रेंस हो गया, बीटेक का इंट्रेंस हो गया, कुछ भी हो गया, जितने भी फूड से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें भी एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है। तो बेसिकली जो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, इसकी ज़रूरत जो है पड़ी थी क्योंकि क्या बनाना था, हमें प्रोविजंस बनाने थे प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। कि जितने भी अडल्ट्रेशन हो रहे हैं या फिर जितनी भी मिस हैपनिंग हो रही है फूड से रिलेटेड, उनके प्रॉपर सुपरविजन को लेकर, उनकी प्रॉपर मार्केटिंग को लेकर, उसके लिए ये था कि क्यों ना एक स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसके अंदर जो है हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको रेगुलेट कर पाएँ, और जितने भी हमारे फूड परचेज से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं उन सबको हम एक एक्ट में डाल के उसके लिए हम एक रूल रेगुलेशन बना पाएँ। बेसिकली इसके लिए जो है पीएफए जो है वो लाया गया था। पीएफए जो है बेसिकली वैसे तो जो एक्ट आया था वो आया था हमारा 1954 में, लेकिन जो ये रेगुलेशन इसका स्टार्ट हुआ था वो जो है हमारा बेसिकली 1956 से ही, मतलब ये फोर्स में आया था। वैसे तो 1955 में ये जो है जून से, मतलब वो आ गया था कि हाँ इसको हम अप्लीकेशन में ले सकते हैं, बट जो मेजरली जो यूज़ हुआ था ये वो हुआ था हमारा 1956 में। उसके अलावा ये पूरा एक्ट जो है ये होल इंडिया पे एक्सटेंड हुआ था, और इसमें जो है अमेंडमेंट हमारी 3 बार अमेंडमेंट हुई थी, जो है 1964 में, 1976 में और 1986 में,
ठीक है। समय समय पर इसकी अमेंडमेंट इसलिए की गई क्योंकि इसमें जो लूप होल्स हैं कि कहीं पे हो सकता है कुछ चीज़ें छूट रही हों, हमें बाद में हम होता है ना कि कभी हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो फिर हमको बाद में चीज़ें पता चलती हैं कि सपोज कि हम कोई एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, हम पहली बार लगाएंगे, दूसरी बार लगाएंगे, तीसरी बार लगाएंगे, तो हमें क्या है कि हमें जब हमने पहली बार लगाया हमारा रिजल्ट अगर बेहतर नहीं आया तो हमें पता चला कि हमको इस जगह पे सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसी तरीके की चीज़ें हैं, जब पहले ये रूल बना था तो हो सकता है कि उस टाइम पे बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं रही हूँ, उस टाइम पे बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं आई हूँ दिमाग में कि हाँ इसको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। बट जैसे जैसे टाइम आया वो कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हुई, सपोज कुछ नए हमारे फूड कमोडिटी ही आ गई, कुछ नए हमारे पेस्टिसाइड से इन्वॉल्व हुए, तो सबके लिए एक अलग से रूल रेगुलेशन बनाने के लिए जहाँ पे जो है PFA का रूल नहीं लगता था उसके लिए वहाँ वो टाइम टाइम पे अमेंडमेंट करके उन चीज़ों को उसमें ऐड किया गया, जिससे जो है ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग जो है एक्ट बन पाए, ठीक है। अगर हम बात करें सैलिएंट फीचर ऑफ इस लेजिस्लेशन की, तो इसमें जो है बेसिकली क्या है कि इसमें डेफिनेशन दिए हुए हैं बेसिकली कि अगर हम फूड बोलेंगे, अगर हम किसी चीज़ को फूड कंसीडर करते हैं तो उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कि ये फूड होगा, ठीक है। PFA हमारा ये डिस्कस करता है। देन अडल्ट्रेशन और मिस ब्रांडिंग, व्हाट इज ए अडल्ट्रेशन, इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन जो है PFA में दी गई है। एंड व्हाट इज ए मिस ब्रांडिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों का मतलब प्रॉपर डेफिनेशन टर्म की हमें समझ बढ़े कि हाँ फूड है तो इसमें ये फीचर होंगे, देन वी कॉल्ड इट एज अ फूड एंड दिस थिंग्स इंक्लूडेड इफ वी से द फूड इज अडल्ट्रेटेड। सो मेन चीज़ क्या है कि हमें मतलब एक शुरुआती से रूट से जो है हमें चीज़ों को अच्छे से करने का जो है वो यहाँ पे हमें जो है मिला कि हमें फूड है तो हम इसको किस लिए फूड कंसीडर करेंगे, तो इन सारे की हमें डेफिनेशन दी हुई है। देन क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी हुई है कि वो अपॉइंट कर सके जो पब्लिक एनालिस्ट हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, इनको जो है वो अपॉइंट करने की पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है इस PFA एक्ट में। और तीसरा क्या है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टू मेक रूल्स, यानी कि जो रूल्स हैं वो बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जो है अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि प्रोसीजर फॉर ड्राइंग एंड डिस्पैच ऑफ सैंपल टू लेबोरेटरी, यानी कि जो प्रोसीजर है जिसमें सैंपल को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे डिस्पैच करना है, कैसे उसकी एनालिसिस होनी है, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो भी हमारे PFA में दिए हुए हैं। और सेकंड जो लास्ट चीज़ है वो क्या है, हमारा अपॉइंटमेंट जो है एडवाइजरी कमेटी को, जिसको हम सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, इसका भी जो अपॉइंटमेंट है, इसके भी प्रोसीजर, इसका क्या चीज़ होगा, वो सारा भी हमारा क्या है PFA में दिया हुआ है, ठीक है। अभी बात कर लें अगर फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट अंडर PFA रूल्स में, जो 1955 जिसे हम बोलेंगे, तो उसमें क्या है कि जो हमारा सेक्शन 23 है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट का, ठीक है, वो हमारा आया था 1954 में। इसका जो लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड, बेसिकली जो है प्रिवेंशन ऑफ फूड के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है। अडल्ट्रेशन रूल्स इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइबिंग अमेंडमेंट द स्टैंडर्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट, इसमें जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट के अमेंडमेंट के लिए जो भी प्रोविजंस दिए गए थे, जिनके प्रपोजल थे, उनको कंसीडर किया गया था किसके द्वारा, सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड के द्वारा, जो एक स्टैट्यूटरी कमेटी थी, इस एक्ट के द्वारा ही उसको बनाया गया था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ CCFS, जिसको कमेटी सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड बोलते हैं, उसने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाया था, ठीक है, और उस पर उन्होंने जो है बहुत सारे कमेंट्स को इनवाइट किया था कि आप अपने सजेशंस दे सकते हो कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें रखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, उसमें कि यहाँ पे जो है 9 टेक्निकल और सब कमेटीज जो है असिस्ट की गई थी CCFS के द्वारा इस प्रोसेस में, जिसमें वो प्रोसेस को स्टैंडर्ड करें फॉर अराउंड 270 फूड आर्टिकल्स, ठीक है, और जो प्रिस्क्राइब थे अंडर PFA रूल्स में, और उसमें से जो 55 फूड प्रोडक्ट थे
वो कंपलसरी सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ BIS में आते थे। तो इस सारे के लिए यानी कि जो 270 फूड आर्टिकल्स हैं जो हमारे PFA रूल्स में थे, और उसके अलावा 55 फूड प्रोडक्ट्स जो हमारे BIS सर्टिफिकेशन कंपलसरी सर्टिफिकेशन की स्कीम में आते थे, जैसे कि हमारा वाटर वगैरह हो गया। तो इसके लिए जो है 9 टेक्निकल सब कमेटी जो है वो असिस्ट की गई थी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कि स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एज वेल एज डेटा डेवलप्ड बाय सेंट्रल फूड लैब एज वेल एज नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सच एज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, that is CFTRI, National Institute of Nutrition, that is NIN, and Indian Toxicological Research Center, that is located in Lucknow, and National Dairy Research Institute, that is NDRI, that located at Karnal, and National Dairy Development Board, that is called NDDB, and located in Anand. So बेसिकली जो स्टैंडर्ड थे फूड प्रोडक्ट्स के लिए, वो उनको जो है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो थे FDA वगैरह उनसे लेकर बनाया गया था, और कुछ सजेशन जो है हमारे जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट एंड लैब्स हैं वहाँ से लेकर के हमने इसको बनाया था बेसिकली। ठीक है, अभी बात कर लें अगर एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ PFA एक्ट की, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है PFA एक्ट का 1954, एंड रूल्स जो है वो कब से आया 1955 से, विद इन द कंट्री थ्रू आउट ए 3 tier सिस्टम। ठीक है, तो ये जो रूल्स हमारा PFA का है, ये जब भी रेगुलेट होता था पूरी कंट्री में, तो वो 3 tier सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता था। 3 tier सिस्टम इंक्लूडेड व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एंड UT एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी, यानी कि 3 tier सिस्टम था। पहला जो था सबसे बड़ा वो क्या था हमारा सेंट्रल, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन स्टेट, और स्टेट के अंदर में क्या लोकल बॉडीज। ठीक है, और सबसे एक अलग चीज़ जो फूड लेबोरेटरीज के बारे में थी। ठीक है, ये तो 3 चीज़ें हो गई कि 3 tier सिस्टम था, बट फूड लेबोरेटरीज का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो सैंपल ड्रॉ होते, कहीं से भी ऑडिट हो रहा है, कहीं से सैंपल उठाया किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो उनको जो है जो इसकी सर्टिफाइड लेबोरेटरी है वहाँ पे ही इसका जो है एनालिसिस होता था कि ये हमारा जो फूड है वो कंज्यूमेबल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इसके लिए फूड लेबोरेटरी थी, जहाँ पे देयर आर अबाउट 80 फूड लेबोरेटरी इन द कंट्री at a district, regional, state level. In addition, 4 central food labs set up by the central government. यानी कि जो सेंट्रल लेवल की लैब है वो 4 लैब हैं, उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। और उसके अलावा पूरे कंट्री में जो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी हैं जहाँ पे इसको हम टेस्ट करा सकते थे, जो सैंपल है जो PFA के अंदर आती है, वो थी हमारी 80 फूड लैब जो थी, वो हमारे कंट्री में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो या फिर रीजनल लेवल पे हो, ये थी। और सेंट्रल फूड लैब जो थी वो हमारी 4 लैब हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा कि ऑलमोस्ट जो है एवरी स्टेट हैज़ गॉट 1 or more लैब डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड। ठीक है, सारे स्टेट के पास 1 या 2 लैब थी जैसी उसकी नीड थी। अबाउट 1/3 ऑफ दीज लैब आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ लोकल बॉडी, जिसमें से 1/3 जो लैब थी वो क्या लोकल बॉडी के कंट्रोल में थी, और जो जितनी रिमेनिंग थी वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, अगला है अभी हम ये सोचें कि जेनेसिस ऑफ PFA एक्ट की, मतलब इसकी ज़रूरत थी हमें क्यों पड़ा। तो बेसिकली जो है बेसिक यहाँ पे भी क्या था कि जितने भी स्टेट थे सबके एक अपने अलग रूल एंड रेगुलेशन थे। ठीक है, सारे ने अपने डिफरेंट फूड लॉज बना रखे थे। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि कुछ एक ऐसा लॉ हो जो हमारा पूरे होल कंट्री में एक साथ इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, जिससे बहुत सी चीज़ों में डील करने में हमें आसानी होगी। सपोज अगर हमारा कोई रूल है वो सिर्फ दिल्ली में लगता, ठीक है, और वो क्या है हमारा हरियाणा में नहीं लगता, क्या है तो फूड ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो क्या वो हरियाणा में बिकने नहीं जाएगा? ऑब्वियस सी बात है जाएगा, वो पूरी होल कंट्री में जाएगा। तो जब ही डिफरेंट रूल रेगुलेशन रहेंगे हर जगह के, तो क्या है हमारा जो है उसका फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है
उसके में भी प्रॉब्लम आएगी रूल रेगुलेशन की वजह से। जैसे अभी हम फॉरेन में कुछ भेजना होता है तो हमें क्या है कि वहाँ के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है हमें उस चीज़ों को मॉडिफाई करना होता है, उसके लिए कुछ स्पेशल उनकी कंडीशन होती है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। लेकिन वो फॉरेन की बात है, अपनी ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सामान को भेजना है उसके लिए भी डिफरेंट रूल रेगुलेशन रहते, तो उस पर जो है हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता। तो इसके लिए एक ज़रूरत थी कि हम एक ऐसा होलसम जो है हमारा एक्ट हो जो हमारा पूरा होल कंट्री पे जो है सेम वर्क करे। तो बेसिकली ये उसके लिए आया था। दूसरे क्या है कि हमारा जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है वो फूड एलिट्रेशन की वो रिकमेंडेशन पे बनी थी सेंट्रल फूड लेजिस्लेशन के। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि प्रोटेक्ट करे पब्लिक को पॉइजनस एंड हार्मफुल फूड से, ठीक है, और प्रिवेंट करे सेल को, और सब स्टैंडर्ड फूड जो है उनकी सेल को जो है प्रिवेंट करे कि जिनका स्टैंडर्ड नहीं है जिन फूड्स का उनके स्टैंडर्ड को ये मेंटेन करे, ठीक है। तीसरी जो चौथी चीज़ है उसका ये था कि इसको जो है प्रोटेक्ट कर पाए इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय एलिमिनेटिंग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। यानी कि जो कंज्यूमर है वो आप कोई अगर आप सपोज हम सारे ही कंज्यूमर हैं तो हम कोई चीज़ क्यों परचेज करेंगे। परचेज करने का मेन रीज़न है कि हाँ उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, अगर हम फूड की बात करें तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा हो, उसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं कि हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो हम ऐसी ही चीज़ें परचेज करेंगे। तो कंज्यूमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा रूल चाहिए होता जो प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को, जिस और बाय एलिमिनेटिंग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। जितनी भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको हम एलिमिनेट करें और जिससे हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। फिर आते हैं हम सेक्शन की बात पे। तो सेक्शन जो है हमारा बेसिकली सेक्शन हमारे कितने सेक्शन है, तो सेक्शन जो है हमारे पीएफए के अंदर वो आते हैं हमारे 25 सेक्शंस, और ईच सेक्शन में जो है हमारे जितने भी सारे रूल रेगुलेशन है कि कौन से किस सेक्शन में आता है वो इसमें दिया गया है। तो इन सबको हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा सेक्शन 1 है पीएफए का, वो हमारा डील करता है, जिसमें क्या रहता है कि शॉर्ट टाइटल, ठीक है, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। यानी कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, तो एक्ट को हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। एंड इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, ये पूरे होल इंडिया में एक्सटेंड होता है। और कमिटमेंट की बात करें तो ये पास हुआ था 1954 में, कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1955, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा सेक्शन 2 जो है वो हमारा डील करता है डिफिनीशन से, ठीक है। उसमें डिफरेंट जो टर्म्स हैं लाइक फूड एडल्ट्रेशन, इनके बारे में जो है हमारी डिफिनीशन दी गई है। तो बेसिकली जो फूड की डिफिनीशन पीएफए में दी गई है उसमें है कि एनी आर्टिकल यूज्ड एज फूड आर ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजप्शन अदर दैन ड्रग एंड वाटर आर इंक्लूडेड। यानी कि कोई भी ऐसा आर्टिकल जो फूड और ड्रिंक के लिए ह्यूमन कंजप्शन में आता है वो हमारा फूड की कैटेगरी में आएगा, बट उसमें जो है वाटर और ड्रग को इंक्लूड नहीं किया गया है। एनी फ्लेवरिंग मटेरियल आर कंडिमेंट्स एनी अदर आर्टिकल डिक्लेयर फूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एज अ फूड। यानी कि कोई भी ऐसा फ्लेवरिंग मटेरियल या फिर कोई ऐसे स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स और कोई अदर आर्टिकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फूड कंसीडर किया गया हो, वो सारे ही पीएफए के अंदर फूड की कंसीडरेशन में आते हैं, यानी कि फूड के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। दूसरा जो डिफिनेशन है वो क्या है, कमेटी। कमेटी में क्या है कि जो सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड के बारे में है। कमेटी से यहाँ मतलब जो है वो क्या है, हमारा सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड के बारे में है। अगर जो सेंट्रल फूड लैब्स हैं तो सेंट्रल फूड्स लैब के बारे में जो है वो लैब एंड इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 4। सेंट्रल फूड लैब से मतलब है कि जो जितनी भी लैब या इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 4 से पीएफए के सेक्शन 4 के अंडर इस्टेब्लिश हुए हैं वो आते हैं। और फूड हेल्थ अथॉरिटी जो है उनके बारे में दिया गया है कि फूड हेल्थ अथॉरिटी वो होते हैं जो डायरेक्ट मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज चीफ ऑफिसर इंचार्ज और हेल्थ एडमिन इन स्टेट में जो वर्क करते हैं वो फूड हेल्थ अथॉरिटी में आते हैं। अगर बात करें लोकल हेल्थ अथॉरिटी की तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन लोकल एरिया, यानी कि जो लोकल एरिया में होते हैं वो लोकल हेल्थ अथॉरिटी में आते हैं और जो स्टेट में होते हैं वो फूड हेल्थ अथॉरिटी में आते हैं।
देन आता है हमारा अडल्ट्रेंट, यानी कि अडल्ट्रेंट हम किसको बोलेंगे, तो बेसिकली अडल्ट्रेंट ऐसा भी कोई मटेरियल जो एम्प्लॉय होता हो पर्पज ऑफ अडल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जिसको हम इंटेंशनली ऐड करते हैं या फिर किसी चीज़ से हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, अडल्ट्रेंट। फॉर एग्जांपल स्टोन चिप्स इन राइस, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, स्टार्च इन मिल्क, बार्ले इन व्हीट फ्लावर, वनस्पति एडेड इन घी, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, ये सारे क्या आएंगे, हमारे अडल्ट्रेंट की कैटेगरी में आएंगे। देन है हमारा आता है सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 जो है हमारा वो डील करता है किससे, सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है। ये इसमें जो है हमारे 54 मेंबर्स आते हैं, जिसमें डीजी हेल्थ सर्विसेज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इंक्लूडेड होता है। तो सेक्शन 3 हमारा जो है सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड एक्ट के लिए जो बनाई गई थी उसके बारे में डील करता है। अगला जो है इसमें ही क्या आते हैं, हमारे सब कमेटी होते हैं। तो सब कमेटी जो है वो फूड लॉ और लीगल एडवाइजरी कमेटी होती है, जो हमारे फूड लेबलिंग, फूड एडिटिव एंड कंटामिनेशन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड ऑयल एंड फैट के लिए, पेस्टिसाइड रेजिड्यू के लिए, न्यूट्रिशनल फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेज ऑफ इन्फेंट्स के लिए, और मेथड ऑफ एनालिसिस, ये सारा जो है इसमें डिस्कस किया गया है। अगर बात करें हम सेक्शन 4 की, तो सेक्शन 4 जो है वो हमारा डील करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फूड लैब्स के बारे में। इसमें जो है हमारे 4 जो है सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज के बारे में बात किया गया है, जिसमें है कोलकाता में, गाजियाबाद में, पब्लिक हेल्थ लैब पुणे और CFTRI मैसूर की, ठीक है। तो ये हो गई 4 लैब, ये लैब का जो डिस्कशन है वो सेक्शन 4 में है, ठीक है। अगला है हमारा कि जो CFL है वो आर द अपीलेट लैब फॉर एनालिसिस ऑफ सैंपल रिसीव फ्रॉम कोर्ट्स, यानी कि जो कोर्ट से भी सैंपल रिसीव होते हैं उनके लिए भी ये मतलब एनालिसिस हो सकती है इस लैब में। दूसरा है कि एनालिसिस ऑफ इम्पोर्ट प्रोडक्ट सेंट बाई कस्टम एनी अदर मैटर एज कंसीडर्ड नेसेसरी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो इम्पोर्ट प्रोडक्ट हैं जो कस्टम ऑफिस से भेजे जाते हैं उनकी भी एनालिसिस यहाँ पे होती है, एंड कोई अदर मैटर जिसको उस टाइम पे नेसेसरी समझा जाए कि इसका यहाँ पे जांच करना ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको भी वहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा जो है सेक्शन 5, जो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन फूड्स, यानी कि जो प्रोहिबिशन है वो इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन फूड्स का, ठीक है, कि कौन कौन से फूड को हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में सेक्शन 5 डिस्कस करता है। देन है सेक्शन 6, सेक्शन 6 जो है पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर टू डिटेन सर्टेन इम्पोर्टेड फूड, यानी कि सेक्शन 5 ऐसे याद रख सकते हैं कि सेक्शन 5 जो है वो क्या करता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन फूड को प्रोहिबिट करता है, और सेक्शन C जो है जो कस्टम ऑफिसर होता है उसके पास पावर होती है कि वो डिटेन कर पाए सर्टेन इम्पोर्टेड फूड को, कि जो सर्टेन इम्पोर्टेड फूड है उनको क्या कर पाए, डिटेन करने की पावर उसको होती है। तो यहाँ से जो ऐसे याद रख सकते हैं कि सेक्शन 5 जो और 6 है ये दोनों क्या है, हमारे प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्टेड सर्टेन फूड, मतलब जो इम्पोर्टेड फूड है उनके ऊपर प्रोहिबिशन और रूल रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सेक्शन 7 की बात करें तो इसमें जो है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल और स्टोरेज ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड, यानी कि जो अडल्ट्रेटेड फूड है उनका प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल और स्टोरेज जो है, ये जो है इसका जो लॉ है वो सेक्शन 7 में डिस्कस किया हुआ है। देन आता है हमारा सेक्शन 8, सेक्शन 8 में क्या है कि एनालिसिस ऑफ फूड कैसे हो, एम्पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट पब्लिक एनालिस्ट, ठीक है। पब्लिक एनालिस्ट जो है वो एनालाइज करेंगे सैंपल को जो सेंड किया गया रहेगा फूड इंस्पेक्टर के द्वारा या फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और अदर आल्सो ऑन, और इसमें जो है जो एनालिसिस है फूड की वो कोई दूसरा स्पॉन्सर भी करा सकते हैं, बट उसके लिए क्या है उसको फी पेमेंट करनी पड़ेगी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ। देन है हमारा सेक्शन 9, सेक्शन 9 जो है वो डील करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट से जो अपॉइंट कर सके फूड इंस्पेक्टर को। सेक्शन 9 जो है वो पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट करे फूड इंस्पेक्टर को। देन सेक्शन 10 की बात करें तो सेक्शन 10 जो है वो पावर देता है फूड इंस्पेक्टर को कि वो सैंपल को ड्रॉ कर पाए मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस से, मार्केट से या फिर अदर प्लेसेस से। देन जो ये क्या कर पाए, सेल को प्रोहिबिट कर पाए जो अडल्ट्रेटेड फूड है उनकी सेल को, और साइज कर पाए और इनको कस्टडी में ले पाए, ठीक है, और इसको एनालिसिस के लिए भेज पाए। ये सारी पावर जो है वो किसकी होती है, फूड इंस्पेक्टर की, और ये सेक्शन 10 में डिस्कस किया गया है। फिर है क्या कि वो डिस्ट्रॉय कर पाए पेरिशेबल प्रोडक्ट विथ अप्रूवल ऑफ लोकल हेल्थ ऑफिसर आफ्टर गिविंग नोटिस टू वेंडर, यानी कि अगर अप्रूवल हो जाता है लोकल हेल्थ ऑफिसर का तो
जो है वेंडर है उसको एक नोटिस देके जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और टू कॉल विटनेस वाइल टेकिंग सैंपल और साइजिंग एनी आर्टिकल, और विटनेस को जो है वो कॉल कर सकते हैं, मतलब जो सैंपल लेना है, जब सैंपल को ड्रॉ कर रहे हैं या फिर साइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक विटनेस को वो वहाँ पे रख सकते हैं, जो उनका जो है बाद में अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हों तो वो एक विटनेस की तरह उसमें वर्क कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 10। अगला जो है हमारा वो है क्या, सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 जो है हमारा वो डील करता है, कौन सेकेंड, सेक्शन 11 जो है वो डील करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय फूड इंस्पेक्टर, यानी कि फूड इंस्पेक्टर जो है वो कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेगा, बेसिकली जो है हमारा ये उसके बारे में डिस्कस करता है कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो वो फॉलो करने वाला है। देन है कि इस प्रोसीजर में सेक्शन 11 ही डिस्कस करता है कि वो इशू कर सकता है नोटिस फॉर हिज इंटेंशन फॉर सैंपल एनालिसिस, यानी कि जो सैंपल एनालिसिस है वो क्यों कर रहा है उसका इंटेंशन जो है उसके इंटेंशन के लिए वो एक अपनी नोटिस जारी कर सकता है। देन है कि डिवाइडिंग सैंपल इनटू 3 पार्ट, उसको 3 पार्ट में सैंपल को डिवाइड करना होता है, उसकी मार्किंग करनी होगी, सेल करना होगा, एंड देन सीलिंग करनी होगी, और उसको साइन लेना होगा या फिर थंब इम्प्रेशन लेना होगा जिसके यहाँ से वो उस चीज़ को उठा रहे हैं, ठीक है। और अगर जो है वो नहीं उठाते हैं, सपोज कि वो जो है वो सिग्नेचर देने से डिनाई करता है, ठीक है, तो जो सिग्नेचर देने से अगर वो डिनाई करता है तो उसकी जगह जो है विटनेस का जो है सिग्नेचर वो हम ले सकते हैं। देन क्या है कि एक पार्ट जो है सैंपल का उसको पब्लिक एनालिस्ट के पास, और जो 2 सैंपल है उनको लोकल हेल्थ अथॉरिटी के पास, लोकल हेल्थ एनालिसिस के पास हम भेज देते हैं, ठीक है। देन ये डिस्कस करता है कि जो प्रोड्यूसिंग साइज्ड फूड है उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है विद इन 7 डेज में रिपोर्ट की रिसिप्ट के साथ जो है वो क्या करना पड़ता है, उसके सामने भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया ये सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या गया था, इसने मतलब प्रोसीजर जो फॉलो करना है फूड इंस्पेक्टर को उसके बारे में इसमें दिया गया है, जिसमें वो नोटिस इशू कर सकता है कि क्यों सैंपल ले रहा है, उसमें वो सैंपल को उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उसकी मार्किंग एंड प्रॉपर सीलिंग करनी होती है, जिसके यहाँ से सैंपल उठा रहा है उसका सिग्नेचर चाहिए, अगर वो सिग्नेचर देने से मना करता है तो वहाँ पे जो विटनेस हैं उनसे हम सिग्नेचर ले सकते हैं। देन जो है हमारा सेक्शन जो 12 है वो हमारा क्या है, पावर ऑफ परचेजर की, यानी कि क्या क्या जो परचेजर है उसकी क्या क्या पावर है उसके बारे में डील करता है। देन है हमारा सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है वो रिपोर्ट ऑफ एनालिस्ट, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ से जाएगी। तो रिपोर्ट ऑफ एनालिस्ट में क्या है कि पब्लिक एनालिस्ट जो है वो लोकल हेल्थ एनालिस्ट को देगा, उसके बाद वो वेंडर और मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर तक जाएगा जो एनालिसिस की रिपोर्ट है, ठीक है। कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉल कर पाए सैंपल के लिए एलएचए को इफ़ डिजायर्ड बाय मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनालिसिस एट सीएफएल, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है हमारा सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 जो है वो हमारा क्या करता है, वारंटी को इशू करता है। और सेक्शन 15 जो है वो रिपोर्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग, यानी कि फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट है उनके बारे में हमारा सेक्शन 15 जो है वो डिस्कस करता है। देन कम टू द सेक्शन 16। इसमें क्या है, हमारी पेनाल्टीज और ऑफेंस है, मतलब कैसे कैसे ऑफेंस पे क्या क्या पेनाल्टीज लगेंगी इनके बारे में सेक्शन 16 में जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अगर ऑफेंस की बात करें तो अगर मिस ब्रांडिंग है, नॉन इंजूरियस एडल्ट्रेंट्स है, ठीक है, जो है ऐसे एडल्ट्रेंट जो इंजूरियस ना हो बट वो एडल्ट्रेंट हो, और मिस ब्रांडिंग अगर करते हैं तो उसके लिए जो पेनाल्टी है वो क्या है, 6 मंथ से लेकर 3 साल की जेल, और फाइन जो है वो मिनिमम 1000 रुपये का। अगर दूसरा ऑफेंस की बात करें तो क्या है कि प्राइमरी फूड अडल्ट्रेटेड आर इम्प्रॉपर लेवलिंग लाइसेंसिंग कंडीशन एटीसी, यानी कि जो लाइसेंसिंग कंडीशन है वो भी नहीं प्रॉपर है, जो प्राइमरी फूड है वो अडल्ट्रेटेड है, इम्प्रॉपर लेबलिंग है कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो उसके लिए जो पेनल्टी है वह है कि 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड मिनिमम रुपीज़ जो है 500 का वो क्या लगेगा, फाइन लगेगा। अगर इन केस ऑफ अगर डेथ ग्रीवियस इंजरी हो जाती है तो उस केस में क्या है कि 3 ईयर्स का लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एंड फाइन जो है वो मिनिमम 5000 रुपीज़ का है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सेक्शन 16 है वो इसके बारे में जो है हमारा डील किया हुआ है। देन कम टू सेक्शन 16A। तो इसमें जो है समरी ट्रायल्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे जो है ट्रायल्स हम लेते हैं। देन है सेक्शन 17 जो नॉमिनेशन होता है कंपनी का, ठीक है, उस वो हमारा इसमें सेक्शन 17 में जो है वो डिस्कस किया गया है। देन कम टू सेक्शन 18। सेक्शन 18 जो है वो फॉर फ्यूचर के बारे में बात करता है, लाइक फूड आर्टिकल्स। Contravening law can be fortified by concerned authority. Court can allow processing of such food under the supervision of officers. Then come to section 19. Section 19, a warranty from a licensed vendor stand as a defense in a case of प्रोसिक्यूशन, यानी कि एक वारंटी फॉर्म होता है जिसमें लाइसेंस वेंडर के पास, जिसमें वो स्टैंड कर सकता है अपने डिफेंस में अगर कोई प्रोसिक्यूशन होता है उसका। तो देन कम टू द सेक्शन 20। सेक्शन 20 जो है वो क्या है, वो कॉग्निजेंस है ऑफेंस का, ठीक है, कॉग्निजेंस ऑफेंस का इसके बारे में डील किया गया है, जिसमें प्रोसिक्यूशन कैन बी लॉन्च विद रिटन कंसेंट ऑफ ऑथराइज गवर्नमेंट पर्सन, परचेजर, कंज्यूमर एसोसिएशन में इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन, ठीक है, कि कहीं भी किसी तरीके का कोई प्रोसिक्यूशन है तो उसके बारे में जो है रिटन कंसेंट जो है वो जो है ऑथराइज गवर्नमेंट पर्सन से परचेजर जो है कंज्यूमर या फिर एसोसिएशन वो ले सकता है। देन क्या है सेक्शन 28। सेक्शन 28 जो है वो डील करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इम्प्लीड मैन्युफैक्चरर, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट की पावर के बारे में डिस्कस किया गया है। देन सेक्शन 21 जो है वो पावर देता है मजिस्ट्रेट को, जिससे वो इम्पोज और इन्हेंस कर सके पेनाल्टीज को, ठीक है। सेक्शन 21 जो है वो पावर दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन है वो जो है गुड फेथ में लिया गया हो। ये नहीं कि हमारा किसी से दुश्मनी है तो हम उस पर अपनी खुन्नस निकालने के लिए हम कुछ भी उसमें मिलावट करके खुद ही हम कह दें कि ये इसने ऐसे तरीके की चीज़ें की हैं, यानी कि इसने अडल्ट्रेटेड फूड दिया है, लेबलिंग गलत की है, ऐसा नहीं। अगर सही है तो ही उस चीज़ को करें, अदरवाइज नहीं करें। तो इसके लिए जो है सेक्शन 22 वो डिस्कस करता है। देन है हमारा सेक्शन 22A। सेक्शन 22A जो है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्शन दे पाए, और सेक्शन 23 जो है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल्स को बना पाए। तो पहले तो डायरेक्शन देंगे देन ही रूल बनेगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि 22A जो है वो पहले क्या करता है, डायरेक्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन क्या है कि वो पावर देता है कि हम रूल बना पाए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पावर्स हैं बेसिकली, तो वो डिफाइनिंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, ठीक है, इसके लिए रूल बना पाए। देन कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूशन सेल लाइसेंसिंग, इसके लिए रूल्स बना पाए। कंडीशन फॉर पैकेजिंग लेबलिंग, यानी कि कैसी कंडीशन होगी पैकेजिंग की, लेबलिंग की, इसके लिए रूल रेगुलेशन बना पाए। देन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, पावर क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, फूड इंस्पेक्टर की और पब्लिक एनालिस्ट की, उसके बारे में जो है रूल्स रेगुलेशन बना पाए। देन क्या है डिफाइन कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लैब फॉर एनालिसिस, यानी कि जो लैब है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, ठीक है, कि उसमें प्रॉपर एनालिसिस वगैरह हो पाए। देन क्या है रिस्ट्रिक्शन यूज और सर्टेन इंग्रेडिएंट, यानी कि कुछ जो है कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनका जो यूज़ है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उनके ऊपर भी जो है प्रॉपर रूल रेगुलेशन बना के उनको हम रेगुलेट कर पाएँ। देन क्या है लाइसेंसिंग कंडीशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ फूड, यानी कि जो इम्पोर्ट होते हैं फूड के उनका जो है प्रॉपर लाइसेंसिंग कंडीशन के लिए भी रूल रेगुलेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। देन क्या है प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग डिस्पैच और सैंपल बाय एफपीआई, यानी कि क्या क्या प्रोसीजर होंगे, किन प्रोसीजर से जो है सैंपल को ड्रॉ किया जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा, सैंपल जो है लेगा जो एफआई यानी कि फूड इंस्पेक्टर। तो इन सारे के बारे में जो है हमारा रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, वो बनाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। देन क्या है मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर गाइडेंस ऑफ पीए, यानी कि जो मेथड ऑफ एनालिसिस है, ठीक है, पब्लिक एनालिस्ट जो है उसको कैसे कैसे उसको किस किस मेथड से उसको एनालिसिस करनी है, उसका जो गाइडलाइन है वो भी कौन देता है, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। देन क्या है प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड आर्टिकल, यानी कि किसी फूड आर्टिकल के डिस्ट्रक्शन के लिए भी क्या ही प्रोसीजर फॉलो होंगे, क्या मेथड फॉलो होंगे, वो सारा रूल रेगुलेशन जो है इसको कंट्रोल करने की पावर जो है वो किसके पास है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन कम टू द सेक्शन 24 दैट इज डील विद द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वो तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऐसी पावर होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रूल रेगुलेशन बना पाए, रूल को डिफाइन कर पाए, पावर को, ज्यूरिडिक्शन को, ड्यूटीज को, जो है हमारे
FHA और LHA यानी कि फूड हेल्थ ऑफिसर एंड लोकल हेल्थ ऑफिसर जो है, इनका जो ड्यूटी है, ठीक है, उनकी पावर के बारे में रूल रेगुलेशन ये बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म फी और कंडीशन फॉर लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो उसके स्टेट में है उनके लिए वो रूल बना सकती है। एनालिसिस के लिए कितना फ़ी लगेगा वो उसके लिए भी जो रेगुलेशन है, रूल्स हैं, वो सारे कौन बनाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। देन क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटी बाय FHA यानी कि जो डेलीगेशन ऑफ पावर है टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटी वो भी डील करेगा कौन, ये स्टेट के अंदर पावर आती है। देन क्या है हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 25। सेक्शन 25 जो है वो क्या है, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ है एक्ट इन फोर्स इन स्टेट यूटीज स्टैंड रिपेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जितने हमने देखे कि इसमें 25 सेक्शन थे, सारे सेक्शन को हमने डील किया कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और बेसिकली जो मेजर फीचर्स थे हमने उसको डिस्कस किया, ठीक है। अभी इसमें ऐसा कुछ है जो छूट नहीं रहा है, ठीक है, बट फिर भी एक रिवाइज के लिए हम अगर देखें तो बेसिकली क्या है, PFA रूल्स क्या है, तो PFA रूल्स जो है वो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड कितने फूड आर्टिकल के लिए, 250 आर्टिकल ऑफ फूड के लिए, ठीक है। इसमें जो है 350 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं जब से इसका इंसेप्शन शुरू हुआ है, ठीक है। छोटे मोटे, बड़े अमेंडमेंट जो है वो 3 हैं, ठीक है। ये क्या डील करता है, इसमें 60 टाइटल कमेंसमेंट इसके बारे में बात की गई है, जो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी हैं उनके बारे में बात की गई है। फिर क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या क्वालिटी होंगी, उनके डिफिनीशन, फूड के डिफिनीशन के बारे में PFA में डिस्कस किया गया है। देन क्या है, पब्लिक एनालिस्ट और फूड इंस्पेक्टर के बारे में जो है PFA रूल में दिया हुआ है। देन सीलिंग, फास्टिंग और डिस्पैचिंग ऑफ सैंपल, उनका क्या प्रोसीजर होगा, उनके बारे में। कलरिंग मैटर क्या है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड क्या है, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में क्या है PFA में डिस्कस किया हुआ है। देन क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल यानी कि कौन से चीज़ों को प्रोहिबिट करना है उनकी सेल को, और कौन सी चीज़ हैं जो नई आई है उनके लिए नया रेगुलेशन बनाना है। इन सारा जो सिस्टम है वो PFA में आता है। देन क्या है, कंडीशन कैसी होनी चाहिए सेल के लिए, और कैसे आइटम की सेल के लिए कैसा लाइसेंसिंग ज़रूरत होगा, वो भी इसके अंदर डिस्कस किया गया है। देन क्या है, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में भी है। देन पॉइजनस मैटर हो गया, क्रॉप कंटामिनेशन हो गया, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, इन सारे के बारे में जो है हमारा डिस्कस किया हुआ है। देन क्या है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट हो गया, अगर इमल्सीफाइंग, स्टेबलाइजिंग, एंटी केकिंग एजेंट या जितने एडिटिव्स हैं उनके बारे में भी PFA में डिस्कस किया गया है। फ्लेवरिंग एजेंट जो है रिलेटेड टू सब्सटेंस, ठीक है, वो भी इसमें डिस्कस किया गया है। देन क्या है, कैरी ओवर द फूड एडिटिव्स यानी कि कैरी ओवर ऑफ फूड एडिटिव्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। देन बात करें अगर इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड की, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड की, तो इन सब के बारे में जो है हमारा ये जितने एरिया हैं इन सबको क्या है PFA में ये सारे एरिया आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहीं ये नहीं लगेगा कि कुछ भी एरिया जो है वो छूटा हुआ है, ठीक है, इसने सारे को ही कवर किया गया है। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देन अगर आपको एक बार में अभी नहीं समझ में आया तो वीडियो हमेशा रहेगी, आप इसको दोबारा से वापस से जाके देख सकते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। जितने भी मेजर पॉइंट्स थे हमने उसको सब डिस्कस किया। अब आता है हमारा पॉइंट जहाँ पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा थोड़ा सा समझ और भी अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि हाँ हमने अभी ये चीज़ पढ़ी और अभी क्वेश्चन किया तो चीज़ें जो है दिमाग में रह जाती हैं। तो क्वेश्चन हम पहला जो क्वेश्चन है वो है, ऑफ सब्सटेंस इंटेंशनली एडेड दैट अफेक्ट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इंटेंशनली ऐड किया जाता है जो अफेक्ट करता है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड को, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है फूड पॉइजन, फूड अडल्ट्रेंट, फूड कंटामिनेंट और फूड मटेरियल। तो बेसिकली ऐसा सब्सटेंस जो इंटेंशनली ऐड किया जाता है जो अफेक्ट करता है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड को, उसको हम बोलते हैं फूड मटेरियल, ठीक है। अगर यहाँ पे देता कि ऐसा सब्सटेंस जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐड किया गया फूड में जो उसकी क्वालिटी को डिटोरिएट करता है, देन क्या होता है ये, देन ये यहाँ पे जो आंसर होता वो होता हमारा फूड अडल्ट्रेंट। बट क्या है कि यहाँ पे जो है वो बस बोल रहा है कि वो उसके नेचर और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। नेचर और क्वालिटी को तो वो गुड वे में भी अफेक्ट कर सकता है ना, तो जब तक निगेटिव क्वेश्चन में निगेटिव चीज़ नहीं दी गई हो तब तक हम अडल्ट्रेंट पे मार्क नहीं करेंगे।
तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की होती हैं कि क्वेश्चन को भी एक एक पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कभी कभी हम जल्दीबाजी में हमें हाँ कि इंटेंशनली ऐड किया गया तो मे बी एडल्ट्रेशन होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हर टाइम एडल्ट्रेशन हो। आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। देन कम टू द सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, व्हेन डू वी से दैट फूड इज अडल्ट्रेटेड अंडर द पीएफए एक्ट। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि फूड अडल्ट्रेटेड है तो पीएफए एक्ट के अंदर में उसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो बेसिकली ऑप्शन जो दिया गया है वो 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें है पहला, इफ़ इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिजीज एनिमल, इफ़ स्पाइसेस आर सोल्ड विदाउट देयर एसेंस, इफ़ एनी इंग्रेडिएंट इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड ऑल ऑफ द मेंशन। तो पीएफए के अंदर जो अडल्ट्रेंट है उसको डिस्कस करने के लिए कि अगर कोई फूड है जो ऑब्टेन होता है डिजीज एनिमल से, तो वो भी क्या आएगा हमारा अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में। कोई स्पाइसेस हैं जिनमें जो उनका एसेंस है, जो उनका ओरिजिनल है वो नहीं है, उसमें कुछ मिलावट है, ठीक है, तो वो भी हमारा किस में आएगा, वो भी हमारा अडल्ट्रेटेड फूड कमोडिटी में आएगा। देन एनी इंग्रेडिएंट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, अगर कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह हो गए, तो वो भी हमारे अडल्ट्रेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अडल्ट्रेंट, यानी कि इसमें से हम कौन सा है जिसको हम अडल्ट्रेंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो ऑप्शन है पेस्टिसाइड, आयरन फिलिंग इन टी, यूरिया एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है ये सारे ही क्या है हमारे अडल्ट्रेंट की कैटेगरी में आते हैं। अगला है हमारा, व्हाई आर अडल्ट्रेंट्स एडेड, यानी कि अडल्ट्रेंट को हम क्यों ऐड करते हैं। तो अडल्ट्रेंट को बेसिकली ऐड करने का जो रीज़न होता है वो होता है कि हमें जो है लेस टू सेल लेसर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस टू इम्प्रूव फ्लेवर, कलर एंड अपीयरेंस, यानी कि जो लेसर क्वालिटी है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का जो है प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, और हमको उसकी जो क्वांटिटी है वो कम करके बेचनी है, तो हमको उसमें कुछ मिलावट तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमको 500 ग्राम, ठीक है, आप जीरा लेने जाते हैं 500 ग्राम, या फिर धनिया पाउडर की बात कर ले, ठीक है, तो धनिया पाउडर आप 500 ग्राम लेने जाते हैं, उसका जो ओरिजिनल दाम है, ठीक है, वो है, सपोज करते हैं कि वो मान लेते हैं कि वो है हमारा 100 रुपये, ठीक है, तो 100 रुपये में बेचना है, ठीक है, तो जो ईमानदार होगा वो तो 100 में बेच देगा, बट जो बेईमान होगा उसका क्या होगा कि इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, जबकि हमें तो जो क्वांटिटी है हमारी वो तो हमें कम रखनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें हम कुछ और मिला देंगे। 500 ग्राम में सपोज 100 ग्राम अगर हमने कुछ और मिलाया तो हमारे जो बचत हुई ना, सेम प्राइस पे तो वो बेचे, ठीक है, प्राइस तो सेम रखे, पर क्या किए, क्वांटिटी में हेर फेर किए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है फ्लेवर, कलर एंड अपीयरेंस, इसके लिए भी कभी कभी जो है ज़बरदस्ती का ऐड किया जाता है कि इसका कलर फ्लेवर अच्छा हो, भले उसका क्वांटिटी अच्छा ना हो। और कुछ केसेस में जो है सेल्फ लाइफ जो होती है उसको भी इंक्रीज करने के लिए कुछ फालतू की चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉमन एडल्ट्रेशन आर, जो मेथड ऑफ डिटेक्शन है कॉमन एडल्ट्रेशन के लिए उसमें क्या क्या आते हैं। तो बेसिकली जो मेथड ऑफ डिटेक्शन है कॉमन एडल्ट्रेशन के लिए उसमें विजुअल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ये तीनों ही टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं एडल्ट्रेशन के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ पीएफए, यानी कि फुल फॉर्म क्या है पीएफए का। तो पीएफए का जो फुल फॉर्म है वो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो बायोलॉजिकल हैजार्ड का क्या है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लीनर्स, एंटीबायोटिक्स, सैल्मोनेला एंड डर्ट। तो डर्ट जो है वो क्या है हमारा फिजिकल हैजार्ड है, एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिकल हैजार्ड है, एज वेल एज क्लीनर्स भी हमारे केमिकल हैजार्ड है। तो बट क्या है सैल्मोनेला जो है वो क्या है हमारा बायोलॉजिकल हैजार्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फूड लैब कम इन विच सेक्शन ऑफ पीएफए, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फूड लैब है वो किस सेक्शन में आती है। तो ये आती है हमारी सेक्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो A1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा,
विच सेक्शन ऑफ पीएफए डील विद द पावर ऑफ फूड इंस्पेक्टर, यानी कि जो पावर ऑफ फूड इंस्पेक्टर है वो कौन से जो सेक्शन में हमारे डिस्कस की गई हैं। तो सेक्शन जो 10 है वो डिस्कस करता है पावर ऑफ फूड इंस्पेक्टर के बारे में। अगला है हमारा CFL इज नॉट सिचुएटेड इन विच सिटी। तो CFL यानी कि सेंट्रल फूड लेबोरेटरी जो है हमारी 4 जगहों पे हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ऐसी सिटी है, यहाँ पे ऑप्शन में तो दी हुई है पर एग्जैक्टली वहाँ पे जो है CFL नहीं है। तो नोएडा जो है यहाँ पे CFL नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CFL नहीं है। ठीक है, यहाँ की जगह क्या है, गाजियाबाद है। गाजियाबाद, कोलकाता, मैसूर एंड पुणे, यहाँ पे जो है सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज लोकेटेड है। अगला है क्वेश्चन, हाउ मच CFL लिस्टेड इन PFA, यानी कि PFA में कितनी सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज की बात की गई है। तो जो है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी जो है वो 4 सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज की बात की गई है हमारे PFA में। अगला है हमारा विच सेक्शन टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ फूड, यानी कि कौन सा सेक्शन जो है वो एनालिसिस ऑफ फूड के बारे में बात करता है। तो जो सेक्शन 7 है वो जो है एनालिसिस ऑफ फूड के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सेक्शन 8, सॉरी सेक्शन 8 जो है वो हमारा बात करता है एनालिसिस ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच सेक्शन टॉक अबाउट द पेनल्टीज, कौन सा सेक्शन है जो पेनल्टीज के बारे में बात करता है। तो पेनल्टीज का जो सेक्शन है वो कौन सा है हमारा, पेनल्टीज जो आती हैं वो हमारे सेक्शन 16 में आती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मच फूड आर्टिकल PFA प्रोवाइड स्टैंडर्ड, यानी कि कितने आर्टिकल के लिए जो है PFA जो है स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे 250 आर्टिकल्स के लिए जो है PFA स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। अगला है हमारा, हाउ मच टाइम PFA लॉ वॉज अमेंडेड, यानी कि कितने टाइम जो है मेजर जो है अमेंडमेंट कितने टाइम हुए थे। तो वो हुए थे हमारे 3 टाइम्स, हमने जो है पहली स्लाइड में इसको डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन डील विद द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी कि कौन से ऐसा सेक्शन है जो डील करता है, जो देता है पावर गवर्नमेंट को जिससे वो रूल को बना सके। तो जो सेक्शन 23 है वो जो है पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो है रूल्स रेगुलेशंस बना पाए। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है, सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड एक्ट कम इन विच सेक्शन, यानी कि जो सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड एंड स्टैंडर्ड फूड सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो कौन से सेक्शन में आता है। तो ये आता है हमारा सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 जो है वो हमारा डील करता है सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड एक्ट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कम इन विच सेक्शन, यानी कि जो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है वो किस सेक्शन में आती है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पावर है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा होता है तो वह पहले आएगा, वो सेक्शन 23 में डिस्कस करता है। और जो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी कहाँ पे आती है, सेक्शन 24 में आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया आज PFA के बारे में, जिसमें हमने जो मेजर पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे किसी भी एग्ज़ाम और स्पेशली FCI के एग्ज़ाम के लिए उसको डिस्कस किया। देन उससे रिलेटेड MCQs को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और जो है हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा। और दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो कोर्स है स्पेशल कोर्स जो FCI के लिए है जो सिर्फ 399 में है, उसको आप ज़रूर से परचेज करिए। वो आपकी तैयारी को और बूस्ट करेगा, जिसमें आपको जो है वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, PDFs भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह भी जो है आपको मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज के लिए आप जो है इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।